यानी कि जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड उस पाइप में किसी एरिया से एंटर कर रहा होगा, तो दूसरे एरिया से उतना ही अमाउंट जो है वो बाहर निकलेगा। और वहां पे आपने फ्लो रेट को कैसे डिफाइन किया हुआ था? एरिया और वेलोसिटी, है ना? वहां पे फ्लो रेट आपने डिफाइन किया हुआ था एरिया इंटू वेलोसिटी की टर्म्स में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है एक्चुअली। मान लो सबसे पहले आप यहाँ पे कोई एरिया डिफाइन कर लो ऐसे। आपने क्या किया, देखो यहाँ पे कोई एक एरिया डिफाइन कर लिया, देखो, ठीक है। इस एरिया के अंदर आपने एक छोटा सा एरिया भी डिफाइन करना है, देखो अभी छोटा सा अपने एक एरिया और डिफाइन कर देना, देखो, देख रहे हो जी? ये आपने एक छोटा सा एरिया डी डिफाइन कर लिया खिड़की की तरह। मान लो कि आपके पास यहाँ कोई चार्ज है, यहाँ पे क्या है आपके पास? एक चार्ज क्यू है। ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बताओ? कर यस। रहा होगा, देखो। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में से, है ना, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्रॉस कर रही होंगी ना, देखो, देख रहे हो? इस एरिया के थ्रू। क्यों भाई, क्या कहते हो? देख रहे हो? थोड़ी मैंने ठीक से नहीं बताई यार। बनाना है तो अच्छे से बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। ये भी अच्छे से नहीं बनाया है ना? अब बनेगा अच्छे से। ये मैंने थोड़ी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाने की कोशिश की है, देखो, चार्ज की ना। तो एक चीज देखो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक्चुअली, थोड़ा सा इसमें सफाई करके थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ इसको, देखो इस तरह से है, देखो ये, देख रहे हो? ये इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रही है, देखो। देखो रियलिटी में क्या ऐसा होता है कि चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो पानी की तरह फ्लो करता है? नहीं करता ना। लेकिन अगर आप इन एरोस को देखो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो चार्ज है, मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देता है जी? फ्लो करना शुरू कर देता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना फ्लो इस एरिया के थ्रू होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो जो फ्लो रेट यहाँ पे आएगा ना इस एरिया के या इस पूरे एरिया के थ्रू, दैट इज बिंग नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम यहाँ पे ना एक एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं। एरिया वेक्टर ना एरिया के परपेंडिकुलर होता है, सो दिस इज द एरिया वेक्टर, ठीक है जी? ये मेरा एरिया वेक्टर हो गया, डी ए वेक्टर। इनके बीच का एंगल क्या है? मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा। कौन से दो कंपोनेंट्स? एक जो इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, और एक एरिया वेक्टर के जो पैरेलल आएगा, या एरिया के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? ई साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? ई कॉस थीटा। डायग्राम को देख के बताओ कि एरिया के थ्रू जो फ्लो हो रहा है वो ई कॉस थीटा की वजह से हो रहा है या ई साइन थीटा की वजह से? कॉस cos theta. कॉस थीटा की वजह से, बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डीए किसके बराबर हो जाएगी? देखो, डी फाइव विल बी इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही वेक्टर है, मतलब, तो मैं यहाँ पे फिर टोटल फ्लक्स कैसे निकालूंगा? इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। और इसको क्या लिखा जा सकता है? इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये लिखा जा सकता है एक्चुअली। इसमें ना नॉर्मली थीटा के बीच में थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। थीटा पता है क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एक और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है, कन्वेंशनली वी टेक एरिया वेक्टर
परपेंडिकुलर टू एरिया टुवर्ड्स आउटवर्ड नॉर्मल। देखो आप किसी भी एरिया के लिए जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर में ना दो परपेंडिकुलर्स आते हैं, एक जो उस एरिया वेक्टर से बाहर की तरफ जा रहा हो और दूसरा जो इस एरिया वेक्टर के इनटू द प्लेन जा रहा हो। तो जो बाहर की तरफ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, वो वाला हमारा डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होएगा। इसमें ना कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो, आप किसी भी दीवार को देख रहे हो, उस दीवार के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। दो परपेंडिकुलर होंगे ना, एक परपेंडिकुलर जो आपकी तरफ आ रहा है और एक जो परपेंडिकुलर जो आपसे दूर जा रहा है। तो जो परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ रहा है ना, वही डायरेक्शन उस दीवार के एरिया वेक्टर की होगी। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्लियर है बेटा जी कि एरिया यस वेक्टर की सर। डायरेक्शन आपने कौन सी लेनी है एक्चुअली। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो हमने फ्लक्स एक नई क्वांटिटी डिफाइन की है, तो अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्केलर होएगी कि वेक्टर होएगी ये? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर, वेक्टर तो है नहीं है एक्चुअली, क्योंकि फ्लक्स में तो कोई डायरेक्शन नहीं आ रही है ना बेटा आपकी। देखो वैसे भी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर ही आता है फिर। सेकंड, इट्स एसआई यूनिट इज, खुद या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख लो या वोल्ट इंटू मीटर लिख लो। थर्ड, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव हम लोग ना जो फ्लक्स लीव करती है किसी सरफेस को उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो एंटर करती है उसको क्या बोलते हैं जी? नेगेटिव। नेगेटिव बोलते हैं एक्चुअली। अच्छा ये भी थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली अगर आपको समझाना हो या दिखाना हो तो कैसे करें। देखो जी एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, एक डायग्राम बना के समझाता हूँ कि एंटरिंग फ्लक्स लीविंग फ्लक्स का क्या मतलब होता है। देखो ठीक है, अभी देखो अभी आप चाहो तो थोड़ा सा रुक के ड्रॉ कर लेना, तो इसमें मैं आपको पता ही है थोड़े बहुत चेंजेस तो कर ही देते हैं एक्चुअली। ये देखो जी, आप बना सकते हो डायग्राम सारे के सारे। देखो मैंने यहाँ पे ना तीन डायग्राम्स बनाए हैं, मैंने एक प्लेन एरिया ले लिया और मैंने इन तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसे रखा हुआ है एक्चुअली। जो सबसे पहले वाला डायग्राम है, जो लेफ्ट वाला डायग्राम है, इसमें एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड किधर को? राइट सर। राइट साइड को। दूसरे वाले डायग्राम में राइट। तीसरे वाले डायग्राम में ऊपर की तरफ से। अपवर्ड। अपवर्ड्स आ जाएगा एक्चुअली। तो इसके गलत हुए हैं वो अपने आप सोचे भी गलत क्यों हुए हैं, बट यही जो है वो सही डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है एक्चुअली। पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी ना, क्योंकि cos 0 डिग्री तो +1 होता है एक्चुअली। दूसरे वाले केस में एंगल कितना आ रहा है?
180 180 degrees. तो फ्लक्स क्या आ गई आपकी, नेगेटिव आ गई। और तीसरे वाले केस में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 degree. तो फ्लक्स आपकी क्या आ गई, 0। वैसे भी आप देख सकते हो ना, इस केस में जो एरिया वेक्टर है उसके थ्रू कोई फील्ड लाइंस या फील्ड जो है वो फ्लो करके नहीं जा रहा, मतलब ना तो उसमें एंटर कर रहा है लिक्विड, ना ही बाहर निकल रहा है उस तरह से। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो एंटर ही कर रहा है ना, राइट टू लेफ्ट जाते हुए एंटर कर रहा था, इसीलिए फ्लक्स नेगेटिव होगी। और इसमें क्या लग रहा है आपको देखने से कि फ्लक्स लीविंग है, बाहर निकल रहा है, तो इसीलिए आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। एक्चुअली समझ आई बात बेटा जी, क्लियर है सबको ये? सर हाँ जी। सर प्लीज आप एरिया वेक्टर बता दोगे? आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ, जो बाहर की साइड होता है ना नॉर्मल। आप एक चीज बताओ, आपको फर्स्ट डायग्राम का क्लियर है एरिया वेक्टर किधर आया है? हाँ जी। तो सेकंड का क्यों नहीं क्लियर? क्योंकि मैंने एरिया थोड़ी चेंज किया, मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही चेंज की है एक्चुअली। मतलब फर्स्ट वाले में आपने एरिया वेक्टर राइट साइड क्यों बोला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है इसलिए एरिया वेक्टर राइट साइड है? नहीं हाँ जी। नो अच्छा, तो एक बात बता कि इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में क्या फर्क है, मुझे डायग्राम देख के बता दे बस। एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, सेम ही है। तो फिर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी तो सेम ही होनी चाहिए। मतलब कोई दीवार है, उस दीवार का एरिया वेक्टर तो एक ही तरफ होएगा ना एक्चुअली। अब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे जिधर मर्जी को, बात समझे? सर थर्ड वाले में कैसे पता चला फिर? थर्ड वाला फ्लैट है ना एरिया, जैसे फ्लोर होता है एक्चुअली, तो फ्लोर का एरिया वेक्टर किस तरफ होएगा, वर्टिकल हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ। ठीक है सर। ठीक है ना, ये जैसे ये वर्टिकल वॉल्स हैं बेसिकली एक किस्म से, तो वर्टिकल वॉल्स के एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ये फ्लोर है, तो फ्लोर का एरिया वेक्टर वर्टिकल हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है। यस थैंक यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स follows सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फॉलो करती है। अब इसको समझने के लिए ना, वैसे देखा जाए तो ये वैसे होता बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली मैंने देखा है कि बुक्स में वो इस पॉइंट की बात नहीं करते हैं, बट कई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में दिस कुड बी रियली यूजफुल। तो एक चीज बताओ ना, मान लो एक एक जगह पे एक से ज्यादा चार्जेस हैं, है ना, मान लो दो तीन चार्जेस है, जैसे मैंने पिछले वाले डायग्राम में तो एक ही चार्ज दिखाया हुआ है। मान लो यहाँ पे एक और चार्ज होता, तो वो जो एरिया डीए है उसके थ्रू जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालते नहीं निकालते? भाई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वजह से निकालते। पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या होता है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम तो होता है, वेक्टर सम, जो अलग अलग चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे आ रहे हैं। तो क्या इनको ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, E1 डीए E2 डीए लिख सकते हैं ऐसे। ये फाइनली क्या हो गया, क्या समझे? कि आपके पास ना दो तरीके हैं जिससे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह की सिचुएशंस में निकाल सकते हो। या तो आप एक काम करो, हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग से निकाल लो उस एरिया के थ्रू, और फिर उन सारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। या फिर आप एक काम करो, उन सभी चार्जेस की वजह से पहले क्या करेंगे जी, नेट नेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड. फील्ड निकाल लें और फिर फ्लक्स निकाल लें। तो जो भी आसान लगे वैसे ही किया जा सकता है। समझ आई बात बेटा जी, क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, और वो स्पेशल केस है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, है ना। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बेटा जी, यूनिफॉर्म हो जाता है। इसमें भी ना दो केसेस हैं देखो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का सबसे पहला एडवांटेज तो ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया यानी कांस्टेंट हो गया, तो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हो। अब इसमें पहला केस क्या हो जाता है कि अगर आपका प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया जैसे रेक्टेंगल है, रिंग है, इनके एरिया क्या हो जाते हैं एक्चुअली, प्लेन हो जाते हैं एक्चुअली। प्लेन एरिया के केस में पता है क्या होता है बेटा, देखो ऐसे सोचो, ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया के केस में आप कहीं पे भी एरिया वेक्टर लोगे
क्या सारे के सारे एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आएंगे या अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे? सेम ही में डायरेक्शन में आएंगे। जब बहुत सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हों तो उनका वेक्टर सम आप कैसे करते हो? सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स का सम। तो यानी इस केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी वो सिंपली ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो जाएगी, या सिंपली ई ए कॉस थीटा। यानी एक प्लेन एरिया के लिए आपको कोई खास इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी प्लेन एरिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप बस उनके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देख लो और आप सीधा फ्लक्स निकाल सकते हो ई ए कॉस थीटा से। लेकिन अगर आपका प्लेन एरिया ना हो के कर्व्ड एरिया हो जाए तो थोड़ा सा ट्विस्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब आपके जो एरिया वेक्टर्स आएंगे वो अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं आएंगे, बताओ। हाँ भाई, क्या कहते हो? अलग अलग आ जाएंगे ना, अलग अलग आ जाएंगे एक्चुअली। तो अगर अलग अलग आ गए तो फिर क्या करेंगे बताओ यार? काम करते हैं पहले तो, अलग अलग तो आ जाएंगे है भाई। ये जैसे मेरा ना कर्व्ड एरिया एक्चुअली, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसके जो एरिया वेक्टर है देखो, यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरफ आ जाएगा, इस तरह से आ जाएंगे ना एक्चुअली, अलग अलग डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आ जाएंगे इस तरह से। तो आपको डेफिनेटली उनका क्या करना पड़ेगा? देखो ये वाले एरिया वेक्टर का वेक्टर सम इस वाले एरिया वेक्टर के साथ करना पड़ेगा, तभी आपकी फ्लक्स आएगी ना यहाँ पे नेट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सारे एरिया वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो ये जो शेडेड एरिया है ना, जिसको आप ए इफेक्टिव बोलते हैं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकली ए इफेक्टिव यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा? इस इंटीग्रेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक सबसे, बात समझ रहे हो, डीए वेक्टर का। तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब आपका जो फ्लक्स आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? देखो, ई वेक्टर डॉट ए इफेक्टिव वेक्टर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई ए इफेक्टिव कॉस थीटा। समझ रहे हो? ये आ जाएगा जी मेरे पास रिजल्ट एक्चुअली। तो यानी जो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस के लिए वो जो शेडेड एरिया है वो उसका क्या है बेटा? इफेक्टिव एरिया है ना एक्चुअली। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये दिख ही रहा है कि ये हेमिस्फीयर है, तो ये इफेक्टिव एरिया होगा कितना? हाँ भाई, वायर्स पाई आर स्क्वायर बेटा, सीधी सी बात है ना। इसी तरह से इफेक्टिव एरिया निकाल सकते हैं एक्चुअली। अब एक चीज बताओ कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो हम डेफिनेटली फ्लक्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो प्लेन एरिया वाला केस हो या कर्व्ड सरफेस वाला हो। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर आप जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल सको, है ना। फिर डेफिनेटली कई बार आपको इंटीग्रेट भी करना पड़ सकता है। फ्लक्स भी अपने आप में देखो, वैसे फ्लक्स अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। हालांकि हम फ्लक्स को ज्यादातर पढ़ते हैं गॉस लॉ के साथ, पर मैं गॉस लॉ डिफाइन करूं इससे पहले ना वी शुड बी कंफर्टेबल विद फ्लक्स एक्चुअली। एक नई सी क्वांटिटी हमने डिफाइन की है एक्चुअली। तो इस करके हम लोग एक काम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस ना फ्लक्स के कर लेते हैं, देखो ठीक है जी। इन द फिगर शोन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू रिंग, है ना। in the figure shown find electric flux through the ring। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रिंग के प्लेन के साथ ना 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्चुअली, ठीक है। और जो रिंग है उसकी रेडियस जो है वो यहाँ पे आर है, ठीक है। आई थिंक द डायग्राम इज क्लियर। आंसर आप मुझे बता सकते हो। सर ई पाई आर स्क्वायर बाय 2। कैसे?
सर उसका कॉस एंगल लेंगे 60 डिग्री, कॉस 60 लेंगे मतलब इलेक्ट्रिक। मेन, हाँ मतलब मेन बात यह है कि आपको जो यहाँ पे थीटा लेना होता है वो नहीं लेना होता जो दिया हुआ है, वो आपको वो लेना होता है जो होना चाहिए एक्चुअली। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरफ होएगा, ये देख लो भैया, सबको दिख रहा है एरिया वेक्टर इस तरफ क्यों होएगा? नॉर्मल होना चाहिए रिंग के प्लेन के, और बाहर की तरफ होना चाहिए एक्चुअली। और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे रिंग का एरिया खुद किसके बराबर हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और ये कॉस 60 डिग्री, तो आंसर किसके बराबर हो गया? हाफ ई पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? किसके बराबर हो गया? हाफ ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। A plane loop with area 200 centimeter square is placed in YZ plane, है ना जी? There exists uniform electric field E vector is equals to 3 I cap minus 4 J cap plus 5 K cap 10 raised to power 3 Newton per coulomb. Find electric flux through the loop, है ना? Find electric flux through the loop. सर 0.6 हाँ जी बेटा, 0.6 0.6 आ रही है। यस सर पिछली स्लाइड दिखा दो। लो जी, पिछली देख लो जी। देख ली भाई? सर Yes. 60 आई, हाँ जी, 60 आई, 60 60 आएगी। देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो आपका एरिया वेक्टर है वो देखो जी किधर को आएगा। पहली बात तो ना, आपने लूप कौन से प्लेन में रखा हुआ है, जैसा क्वेश्चन में बोला ही हुआ है, वाई जेड प्लेन में। तो आपका जो एरिया वेक्टर आएगा वो किस तरफ आएगा? देखो एक्स डायरेक्शन में आएगा ना। मतलब मेन ये बात थी। और ये होगा कितना? देखो 200 मीटर स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ आई कैप, ये आना चाहिए एक्चुअली। तो आपका जो फ्लक्स आना चाहिए वो ई डॉट ए आना चाहिए। 3 I कैप माइनस 4 J कैप प्लस 5 K कैप 10⁻³ डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर हो गया 2 इंटू 10⁻⁻² आई कैप। अब इंटरेस्टिंगली ना, यहाँ पे आई डॉट आई वन होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, आई डॉट जे आई डॉट के क्या हो जाते हैं? 0। तो आप देखो क्या बचेगा, ये 2 इंटू 3, एक तो 6 आएगा, फिर 10⁻⁻² 10⁻³ तो इफेक्टिवली इट विल बी 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स आ रही है वो इतनी आ रही है। अच्छा, आप कंसेप्चुअली भी सोच सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट होगा और जो जेड कंपोनेंट होगा वो तो पैरेलल टू एरिया हो जाएंगे ना। मतलब वाई कंपोनेंट इधर की इधर को हो जाएगा, इधर को, और जेड इधर को हो जाएगा। तो उनकी वजह से नहीं फ्लक्स आएगी, फ्लक्स उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगी ना, जो हमारे एरिया के परपेंडिकुलर होगा या एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा एक्चुअली। ठीक है जी, समझ आई बात बेटा जी? क्लियर है? क्वेश्चन 3 देखते हैं फिर। In the figure shown, find electric flux through curved portion of hemisphere, through curved portion of hemisphere.
है ना जी। लो जी, इसको ना हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है एक्चुअली, और ये जो हमारा स्फीयर है इसका रेडियस है आर। ठीक है जी, बताओ जी। हाँ जी बेटा, आ गए किसी का आंसर? हाँ भाई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सोच के बताना। ये जो फ्लैट है, इसमें जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर करेंगी, क्या कवर्ड पोर्शन से उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी या नहीं? Yes, sir. बोल सकते हैं ऐसे या नहीं बोल सकते, बताओ। बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स आएगी कर्व्ड पोर्शन के थ्रू, वो न्यूमेरिकली फ्लैट वाले पोर्शन के बराबर ही होएगी, लेकिन नेगेटिव साइन। क्यों? कर्व्ड पोर्शन से फ्लक्स बाहर निकल रही है, जबकि फ्लैट में क्या कर रही है? एंटर कर रही है। तो एक बात बताओ, फ्लैट का एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा? फ्लैट वाले सरफेस का लेफ्ट या राइट? Left. लेफ्ट, तो उसका एरिया वेक्टर आ गया लेफ्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का एंगल कितना हो गया? 180. 180। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री क्या हो जाता है? -1। तो ई और एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो यानी कर्व्ड पोर्शन के थ्रू कितने फ्लक्स यहाँ पे है हमारे पास अवेलेबल? हाँ भाई, ई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है सबको ये? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर। सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। हेलो भाई। चलो A cube of side A is placed in a region in which electric field is given by E naught 1 plus x by A I cap, है ना जी? Find net electric flux through the cube. Net electric flux through the cube. डायग्राम इसमें और इसी बात है, डायग्राम के साथ ही होने वाला क्वेश्चन है जी ये। क्यूब बना लेता मैं थोड़ा सा ऊपर पहले।
ये लो जी। सर हाँ जी, सर पिछले क्वेश्चन में प्लीज आप ये बता सकते हो कि वो नेगेटिव कैसे आया? नेगेटिव कैसे आया मतलब? मतलब जो आपने कहा कि फ्लक्स फ्लैट इज नेगेटिव ऑफ फ्लक्स ऑफ कर्व वाला। कि एक में फ्लक्स एंटर कर रही है, एक में लीविंग कर रही है, तो एंट्री फ्लक्स नेगेटिव होती है, लीविंग फ्लक्स पॉजिटिव होती है। तो मैंने यही बोला कि भी दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन एक एंटरिंग और एक लीविंग है, तो माइनस साइन आना चाहिए इनके रिलेशन में। ठीक है सर। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दोगे? देख लो भाई। हाँ भाई, कितना आंसर है इसका? बोला भाई। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? कौन सी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की? X है की जी, तरफ एक्स की राइट। तरफ, राइट साइड एक्स की तरफ एक्चुअली। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। अच्छा मुझे चीज बताओ कि जैसे ये क्यूब है, इसकी छत के थ्रू कोई फ्लक्स आएगी? ये ऊपर जो छत है, सर नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड छत के पैरेलल हो जाएगा। ये फ्रंट वाली दीवार के थ्रू, नो सर परपेंडिकुलर। सर नीचे नो सर। पीछे वाले के थ्रू नहीं। तो सिर्फ ये जो लेफ्ट वाली दीवार है इसके थ्रू फ्लक्स आएगी और राइट वाली दीवार के थ्रू आएगी एक्चुअली। पहली बात तो यही है एक्चुअली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो लेफ्ट वाली दीवार की लोकेशन पे और राइट वाली दीवार की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ना वैल्यूज अलग अलग होंगी। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E2 है। अच्छा अगर आप देखोगे लेफ्ट वाली दीवार में फ्लक्स एंटरिंग है या लीविंग है? एंटरिंग वहां नेगेटिव आएगी, और राइट साइड में क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। लेफ्ट वाली दीवार के लिए एरिया वेक्टर लेफ्ट को आ जाएगा, और राइट वाली दीवार का एरिया वेक्टर डेफिनेटली राइट को आ जाएगा, बाहर की तरफ होना चाहिए ना एक्चुअली। ये वाला एरिया वेक्टर मान लो A2 है, ये वाला एरिया वेक्टर कितना है? A1 है। और न्यूमेरिकली सेम होंगे वो, तो A स्क्वायर ही होंगे एक्चुअली। अब एक चीज बताओ, E1 कितना आएगा? न्यूमेरिकल देखो E1 कितना आएगा, वहां पे x की वैल्यू कितनी है जहां पे आप E1 निकाल रहे हो? ओए 2a 3E0 होएगा। तो जो फ्लक्स 1 आएगी वो कितनी आएगी देखो, या 180 डिग्री करके लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, तो ये हो जाएगी 3E0 A स्क्वायर। E2 कितना आएगा? वहां पे x कितना है जहां पे E2 निकाल रहे हो? बोलो बेटा, 3 हो गया ना एक्चुअली। तो वहां फिर फ्लक्स कितनी आ जाएगी? वो प्लस E2 A2 हो गई एक्चुअली। तो किसके बराबर होगी? 4E0 A स्क्वायर होगी, है ना? दैट इज एक्चुअली 4E0 A स्क्वायर। हाँ भाई, समझ में आया बात? ये सब क्लियर है भाई? ठीक है जी, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। तो ये आ गया देखो मेरे पास ना, तो -3E0 A स्क्वायर प्लस 4E0 A स्क्वायर हो गया एक्चुअली। तो E1 और E2 जो है ये आ गई मेरे पास, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितनी आएगी फिर? इनको मैं ऐड कर दूंगा। तो किसके बराबर आ गया देखो, ये E0 A स्क्वायर। अच्छा वैसे एक चीज बताओ एक्चुअली, क्यूब तो ये एक बंद डब्बे की तरह नहीं था? बंद डब्बा था ना, तो इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर की वो कम है इसमें, और जो बाहर निकल रही है वो क्या है? ज्यादा है। तो आप एक इसको ना कंपेयर करके देखो, जैसे पानी की कोई पाइप है, पानी की पाइप में एक एंड पे जो एंटर कर रहा है पानी, और दूसरे एंड से जो बाहर निकल रहा है, उनके ना अमाउंट अलग अलग है। अमाउंट अलग है, जो एंटर कर रहा है वो कम है मान लो, और जो बाहर निकल रहा है वो ज्यादा निकल रहा है। तो इससे आप क्या कंक्लूड करोगे? मतलब एक लंबी सी पाइप है, उसके ना एक एंड पे आपने देखा है कि भी पानी जो है वो 2 किलो पर सेकंड एंटर कर रहा है, उसी पाइप के दूसरे एंड पे आप जाके देखते हो कि पानी जो बाहर निकल रहा है वो 3 किलो पर सेकंड है।
तो ये जो मिस्ट्री है इसको आप फिर कैसे देखोगे एक्चुअली कि यार वहां से एंटर तो 1 किलो 2 किलो पर सेकंड कर रहा है और बाहर निकल रहा है 3 किलोग्राम पर सेकंड, तो ये मतलब क्या हुआ होगा फिर? इसका मतलब उस पाइप में बीच में कहीं से पानी एंटर कर गया होगा ना 1 किलो पर सेकंड, यस या बीच में कहीं से पैदा हो गया होगा एक्चुअली। तो यहाँ पे भी वही मिस्ट्री है, जो फ्लक्स एंटर की वो कम है और जो बाहर निकली वो ज्यादा है, यानी इस क्यूब के अंदर कहीं से फ्लक्स पैदा हो गई जिसकी वजह से नेट फ्लक्स बाहर जो निकल रही है वो बेसिकली ज्यादा है और जो एंटर कर रही थी वो कम है रिलेटिवली। ठीक है ना? चलो जी, फ्लक्स पैदा हो गई वो बात अलग है एक्चुअली। ऐसे फ्लक्स को पैदा कौन करता है? हाँ भाई, पैदा कौन करता है जी? चार्ज होना चाहिए सर कोई तो। इसका मतलब इस क्यूब के अंदर हमें दिख नहीं रहा लेकिन कुछ ना कुछ चार्ज जरूर रहा होगा जिसने फ्लक्स को पैदा कर दिया होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू रिंग। फ्लक्स थ्रू रिंग। क्या करना है जी आपने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है जी रिंग के थ्रू। ये है क्या सिचुएशन वो देखो जी, मजेदार सिचुएशन है वैसे, हालांकि इसको मैं ही सॉल्व कराऊंगा वो भी मुझे पता ही है। ठीक है ना? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ एक्चुअली, आप लोगों से होगा भी नहीं पहली बार में। एक रिंग है, रिंग की एक्सिस पे हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया। चार्ज की लोकेशन को अगर आप रिंग के टॉप से ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन बनेगी वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, क्या रिंग की वजह से, क्या रिंग की सॉरी जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाने की कोशिश करें तो दैट्स समथिंग लाइक दिस एक्चुअली। ये देखो कुछ देखो ना, सिमेट्री का ध्यान रखते हुए ये देखो, ठीक है जी। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा देखो एक्चुअली। तो आप देखोगे कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डेफिनेटली क्या कर रही होंगी? रिंग को क्रॉस कर रही होंगी। ये रिंग का ये वाला जो पॉइंट है देखो यहाँ पे, ये पॉइंट मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना होगा? k/x²। यहाँ पे ना डिफिकल्टी दो तरह की है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाइज वेरिएबल होएगा और मैग्नीट्यूड वाइज भी क्या होएगा? वेरिएबल। तो इस रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते, क्योंकि पूरी रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, तो हमें पता है क्या करना पड़ता है? यहाँ पे एक छोटा सा एरिया डिफाइन करना पड़ता है। और वो छोटा सा एरिया कैसे डिफाइन होता है जी? देखो मैं बताता हूँ। हम यहाँ पे ना एक और छोटा सा सर्कल कंसीडर कर लेते हैं। देखो ये सर्कल मैंने कंसीडर किया और इस सर्कल की रेडियस पता है कितनी है? मैं बताऊं आपको। इस सर्कल की रेडियस आपने मान ली स्मॉल r है। देखो पर ये तो सर्कल है, तो एरिया के थ्रू होती है ना फ्लक्स तो डिफाइन आपकी। आप क्या करते हो कि यहाँ पे रादर 2 सर्कल डिफाइन करते हो। कितने सर्कल डिफाइन करते हो जी? 2 सर्कल डिफाइन करते हो। एक सर्कल जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, दिख रहा है जी? अपने 2 सर्कल डिफाइन किए हुए ना। एक सर्कल क्या है जी मेरा? थोड़ा सा बड़ा है इससे। वो कितना बड़ा है इससे? उसका रेडियस मेरे पास इससे dr के अमाउंट से बड़ा है। कितने अमाउंट से जी? dr के अमाउंट से। अगर आप देखो उतने से एरिया के थ्रू आप फ्लक्स डिफाइन कर पाओगे? देख रहे हो कौन सा एरिया जो इसके बीच में बना हुआ है यहाँ पे? हाँ भाई, दिख रहा है?
Yes. Yes, sir. ये वाला एरिया जो बन गया ना इन दोनों रिंग्स के बीच में, जो एरिया बन गया उसके थ्रू निकालनी है मैंने फ्लक्स। तो देखो जी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आउच। तो जब मैं वो छोटे से एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल लूंगा, फिर टोटल भी निकाल लूंगा फ्लक्स। वैसे ये एरिया वेक्टर आएगा किस तरफ, ये बताओगे? कौन बताएगा? राइट साइड को आएगा, ये आएगा छोटा सा एरिया वेक्टर डीए। अगर मैं ये वाला एंगल अल्फा ले लूं तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, देखो अल्फा। तो आप क्या लिखोगे, फ्लक्स थ्रू द एरिया between ring of radius r and that of radius r plus dr will be। कितना आएगा देखे जरा, फ्लक्स हो जाती है e da cos थीटा। थीटा यहाँ पे किसके बराबर हो गया, अल्फा के। अब एक चीज बता बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4πε0 q by x स्क्वायर। व्हाट इज dA? एरिया पता कितना हो जाएगा उन दोनों के बीच में, 2πr dr, और साथ में क्या हो गया देखो cos अल्फा। तो यहां से अगर आप देखोगे 2π आप कैंसिल कर सकते हो एक्चुअली। यहाँ पे आपको अगर टोटल फ्लक्स चाहिए तो आपको डेफिनेटली इसको क्या करना पड़ता है जी, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो आपका टोटल फ्लक्स का एक्सप्रेशन कितना आ गया बेटा, देखो यहाँ से देखो q/2ε0 तो कांस्टेंट है, बाकी सब यहाँ पे क्या है जी, देखो जी क्या है जी, सबका सब वेरिएबल है। ये इंटीग्रेशन अभी हो सकती है कि नहीं हो सकती, बताओ? हाँ भाई, No. क्यों? सर अल्फा भी वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। मान लो चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस b है, तो ये जो डिस्टेंस b होगा ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो कांस्टेंट ही होगा। Constant. बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है छोटी वाली रिंग के साथ, tan अल्फा किसके बराबर हो गया, r बाई बी। इसका मतलब r की वैल्यू किसके बराबर होगी, b tan अल्फा के। तो मेरे को r मिल गया अल्फा की टर्म में, मिल गया। Yes, sir. चलो जी, तो r तो एलिमिनेट हो जाएगा, पर dr भी तो है। तो dr कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो dr बाई डी अल्फा कितना हो जाएगा, b tan अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर अल्फा। तो बेटा dr कितना हो गया, देखो b सेकंड स्क्वायर अल्फा d अल्फा। देखो जी r मिल गया किसकी टर्म में, अल्फा की टर्म में। dr मिल गया किसकी टर्म में, अल्फा की टर्म में। कोई बचा हुआ है, x बचा हुआ है एक्चुअली। इस ट्रायंगल में x हाइपोटेन्यूज है, तो यानी आप क्या लिख सकते हैं, r बाय एक्स हो गया साइन अल्फा। तो इसका मतलब x पता है किसके बराबर हो गया, r बाय साइन अल्फा हो गया ना। तो क्या मुझे x भी मिल गया अल्फा के टर्म में। अच्छा r खुद किसके बराबर है, b tan अल्फा। तो b tan अल्फा बाय साइन अल्फा। तो मुझे एक बात बताओ यार, साइन अल्फा खुद किसके, tan अल्फा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा तो कट जाएगा, तो ये किसके बराबर बच गया, यहाँ पे देखो अभी किसके बराबर बचा, ये b by B by cos alpha. b बाय कॉस अल्फा। b बाय कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, b secant अल्फा। b सेकंड अल्फा। तो यानी मेरे को x भी मिल गया। देखो जी आपको x भी मिल गया अल्फा के टर्म में, r भी मिल गया, और जी आपको dr भी मिल गया। तो कृपया करके ऊपर ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। सबसे पहले r डालेंगे, r कितना डालोगे भैया, b tan अल्फा। dr कितना डालोगे, b सेकंड स्क्वायर अल्फा d अल्फा। फिर आ गया cos अल्फा। नीचे किसकी वैल्यू डालोगे, x की। x की क्या है, b सेकंड अल्फा। स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अल्फा। यही हो गया ना जी, जय हो। क्या क्या कटेगा देखो जिसके अंदर, क्या बी स्क्वायर पूरा कट जाएगा, देखो कट जाएगा। क्या यहाँ पे सेकंड स्क्वायर अल्फा भी पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। tan अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। साइन अल्फा। क्या अब ये इंटीग्रेशन देखने में ऐसा लग रहा है जो हमारे को आता है, आता है जाता। फिगर में देख के बताओ, थीटा का अल्फा कहां से कहां तक वेरी करेगा,
0 से लेकर, हाँ भाई, थीटा तक। थीटा एक बात बताओ यार, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? माइनस कॉस। ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, 0 से थीटा तक। तो फाइनली आपका फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ गया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस। आ गया जी, आ गया, बोलो भाई, आ गया क्या? Yes, sir. देखो जी, इसका डेरिवेशन सा जो है या जो सॉल्यूशन है, ये कोई इतना आसान सा तो है नहीं एक्चुअली, मेनली बिकॉज ऑफ दैट इंटीग्रेशन एक्चुअली, है ना। तो ये चीज जरूर है कि वी कैन से दैट कि भी आप इसको याद रख सकते हो। एक्चुअली याद रखना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको डिराइव करना मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि लोग ना हटते नहीं है एक्चुअली। लोग क्या करते हैं कि वैसे तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना होके सब्जेक्टिव टाइप का ही है एक्चुअली, पर लोग क्या करते हैं ना, लोगों की आदत होती है कि भी ये रिजल्ट तो हमने पढ़ा ही होगा एक्चुअली, है ना। Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा है, फिर क्वेश्चन बना देंगे रिंग के सामने चार्ज रखा हुआ है और वहां पे फिर कुछ कुछ देके डाटा सीधा फ्लक्स पूछ लेंगे। तो अगर तो रिजल्ट याद है बेटा आपको, देखो ये वाला, फिर तो आप कर सकते हो वो क्वेश्चन। नहीं याद है, कर तो आप तब भी सकते हो अगर आपको ये पूरा डेरिवेशन ध्यान रहे कि कैसे करना है एक्चुअली, पर ना ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होएगा एक्चुअली। तो अगर आपको सॉल्व करना हो पूरा, आपका विचार हो कि मैं सॉल्व करूंगा पूरा, तो फिर आपको लास्ट में करना चाहिए। रिजल्ट याद है, है ना, कि एक रिंग के सामने अगर एक चार्ज रखा हुआ है तो फिर उसकी फ्लक्स उस रिंग के थ्रू कितनी होगी एक्चुअली। समझ आएगा बेटा जी, क्लियर है? Yes, चलो sir. जी, बड़ी अच्छी बात है। वैसे एक बात बताओ, अगर ये रिंग इनफाइनाइट साइज की होती तो ये थीटा फाइनली कितना हो जाता? 90 90 डिग्री हो जाता। तो फ्लक्स कितनी आती है? 0 हद होगी यार, By cos Q 90 by सॉरी सर 2 2 पाई एप्सिलॉन Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मतलब अगर ये रिंग इनफाइनाइट होगी, तो मतलब आप सोच के देखो कि आपने एक चार्ज जो है वो एक दीवार के सामने रखा हुआ है जो इनफाइनाइट साइज की है, तो उसके थ्रू कितनी फ्लक्स पास कर रही है ना। ये पॉइंट अभी याद रखना, अभी मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूँ फिर ये पॉइंट जो मैंने अभी पीछे अभी डिस्कस किया है। A charge Q is placed at the center of an imaginary sphere of radius r. Find net electric flux through the sphere. Imagine net electric flux through the sphere. चलो जी सॉल्व करके बताओ, बाकी बातें बाद में। हाँ भाई, आया किसी का आंसर? या सब मेरा ही इंतजार कर रहे? बोलो भाई।
देखो भी ऐसा है, आपने ये डायग्राम बना लिया, एक चार्ज क्यू को आपने कहाँ रखा हुआ है जी, एक्चुअली सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। मैंने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दी आपको। अगर मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा एरिया डिफाइन करूं, ये वाला एरिया डी ए, या यहाँ पे डिफाइन करूं, देखो एरिया डी ए, इन दोनों जगहों पे एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होएगा? इस डायरेक्शन में जो होएगा, देखो ये इधर को हो गया एरिया, ये वाला एरिया वेक्टर किधर को हो गया? इधर को। क्या इन दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है या नहीं है, बताओ भाई? यस सर। यानी दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना आ रहा है, बताओ? 0 डिग्री। क्या सब जगह ऐसा होएगा पूरे सरफेस पे? हो जाएगा ना। चार्ज तुमने सेंटर पे रख दिया, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होता है, तो जो रेडियल डायरेक्शन है वो स्फीयर के रेडियस से मैच कर जाएगी, एरिया वेक्टर भी रेडियस के अलोंग आएगा, तो आ ही जाएगा एक्चुअली। तो जब आप यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करोगे तो कितनी आएगी, बताओ? ई डी ए कॉस 0, ई कितना हो जाएगा, देख 1/4πε0 Q/r², और ये डी ए हो गया एक्चुअली। तो टोटल फ्लक्स कितनी आएगी, देखो भी सीधी सी बात है, Q/4πε0 r², ये सारा कांस्टेंट है, और ये डी ए ऐड करने हैं। देखो यहाँ पे डी ए ना मैग्नीट्यूड में है, तो जब आप यहाँ पे डी ए ऐड करोगे, सो ये पता है किसके बराबर आ जाएगा, देखो Q/4πε0 r² इंटू ए, और ये ए पता है क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। तो ये ए किसके बराबर है? टोटल सरफेस एरिया के। एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है एक स्फीयर के लिए? 4/4 4πr², 4/3 πr³ ना वॉल्यूम होता है। ये कट गया देखो मेरे पास यहाँ पे, तो किसके बराबर आ गया? देखो ये फ्लक्स मेरे पास यहाँ पे किसके बराबर आया जी? Q/ε0। पहली बात, ये जो फ्लक्स है इसमें स्फीयर का रेडियस आ रहा है? हाँ भाई, नहीं आता सर। तो यानी ये स्फीयर छोटा होता बड़ा होता तब भी फ्लक्स क्या आता? सेम आता है एक्चुअली। रादर इस क्वेश्चन से ना आपको फ्लक्स को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की मिलेगी, मतलब कि फ्लक्स एग्जैक्टली है क्या चीज, इमेजिन करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। एक चीज बताओ, फ्लक्स जनरेट कौन करता है? चार्ज। ये चार्ज वैसा ही है ना जैसे आपने किसी कमरे के अंदर बंद किया हुआ चार्ज को, तो इस चार्ज से जितनी भी फ्लक्स निकली होगी, क्या ये कहना ठीक है कि वो सारी की सारी स्फीयर के थ्रू पास की होगी? इस चार्ज से जितनी भी फ्लक्स निकली होगी, क्या वो सारी की सारी पास की होगी? तो मैंने तो स्फीयर के थ्रू सारी फ्लक्स निकाल ली, और कितनी आई है वो? कितनी आई है? Q/ε0। तो क्या ये कहना ठीक है कि एक चार्ज इतनी ही फ्लक्स प्रोड्यूस करता है? बोलो जी। यस सर। का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज इज Q/ε0। तो एक चार्ज Q कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करता है? Q/ε0। अब यहाँ पे ना और भी मतलब चीजें जो है वो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। देखो अभी देखो अगले पेज पे, एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे ये चार्ज Q है ना स्फीयर के सेंटर पे ना होके और कहीं रखा होता है, एक्चुअली चार्ज Q कहाँ रखा होता? थोड़ा सा ऑफ सेंटर, तो भी क्या स्फीयर के थ्रू फ्लक्स उतनी रहती या चेंज हो जाती? एंगल में सेम है। मैंने जो पूछा उसका आंसर दो। क्या अभी भी फ्लक्स उतनी ही रहती है या डिफरेंट रहती? देखो मैंने चार्ज क्यों रखा, स्फीयर के अंदर ही हुआ है, पर वो सेंटर पे नहीं रखा हुआ एक्चुअली अब चार्ज। तो क्या ये कहना यहाँ पे ठीक है कि फ्लक्स तो अभी भी उतनी रहेगी, या ये कहना गलत है? एक बात बताओ, है तो स्फीयर के अंदर ही, तो ये जितनी भी फ्लक्स जनरेट करेगा वो सारी स्फीयर के थ्रू पास करेगी कि नहीं करेगी? करेंगे सर। करेगी या नहीं करेगी, बताओ भैया। किसी को डाउट है तो बताओ भाई, करेगी या नहीं करेगी, बताओ। करेंगे सर। बस सीधी सी बात है। इसको ना आप एक बल्ब के हिसाब से सोचो। मान लो ये एक लाइट बल्ब है 100 वॉट का, 100 जूल पर सेकंड एनर्जी ये एमिट कर रहा है, यानी हर सेकंड में ये 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करके एमिट कर देता है, जो इस डायरेक्शन में चली जाती है एक्चुअली।
तो इस येलो वाले स्फीयर पे किसी भी इंस्टेंट पे कितनी एनर्जी पास कर रही होगी? 100 जूल 100 जूल पर सेकंड। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज फ्लक्स। मतलब वहां पे आप एनर्जी पर सेकंड बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे फ्लक्स ऑब्वियसली एनर्जी पर सेकंड नहीं है, पर कंसेप्चुअली कोई फर्क नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप ऐसे सोचो कि ये चार्ज क्यू जो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जनरेट करता है, तो ऑब्वियसली स्फीयर के ऊपर किसी भी इंस्टेंट पे कितनी फ्लक्स प्रेजेंट होगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यही चार्ज आपने बाहर रखा, इफ द चार्ज इज आउटसाइड द स्फीयर, तो मान लो चार्ज आपका बाहर है जी स्फीयर से, ये दूसरा केस हो गया एक्चुअली। ले जाएं जिसको, ये देखो यहाँ पे अब देख के बताओ जी, चार्ज को आपने क्या किया हुआ है? स्फीयर के बाहर रख दिया। देखो ऐसे देख रहे हो जी, स्फीयर के बाहर रख दिया जी चार्ज को आपने। तो एक चीज देख के बताओ कि अब इसके थ्रू फ्लक्स कितनी होगी? नॉट इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूँ जीरो होगी, कम ज्यादा नहीं, जीरो ही होगी। तुम एक चीज बताओ, यहाँ पे फ्लक्स एंटर कर रही है इन पॉइंट्स पे, और दूसरे पॉइंट्स पे देखो, कौन से पॉइंट्स पे? ये वाले पॉइंट्स पे। यहाँ पे फ्लक्स क्या कर रही है? बाहर निकल रही है। तो यहाँ, यहाँ और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? एंट्रिंग फ्लक्स। यहाँ, यहाँ और यहाँ पे क्या आएगा? लिविंग फ्लक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली कि फ्लक्स एंटरिंग और फ्लक्स लिविंग जीरो है ना। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगी? जीरो। तीन बातें आपको यहाँ पे सीखने को मिली। पहली बात, एक चार्ज कितनी फ्लक्स जनरेट करता है? क्यू बाय एप्सिलॉन। क्यू बाय एप्सिलॉन। एक चार्ज को अगर एक कमरे में बंद कर लिया जाए, वो कमरा स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है, कौन सी मर्जी शेप का, मतलब पूरी तरह से किसी सरफेस के अंदर बंद कर लिया जाए अगर एक चार्ज को, तो उस कमरे के थ्रू फ्लक्स कितनी होगी? उतनी ही जितनी वो चार्ज जनरेट करेगा। इस बात से फर्क पड़ेगा वो कमरे के अंदर कहाँ पे है चार्ज? नहीं सर। यानी कि अगर तुमने अपने आप को अभी फिलहाल किसी कमरे में बंद किया हुआ है और तुम चार्ज हो, तो कमरे के थ्रू फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ। तीसरा पॉइंट, अगर कोई चार्ज किसी बंद कमरे के बाहर है, तो उस बंद कमरे के थ्रू जो नेट फ्लक्स उस चार्ज की वजह से आएगी वो क्या आएगी? जीरो आएगी। अब जरा आप सोच के बताओ, हमने जो यहाँ पे ये रिजल्ट निकाला था फिफ्थ में कि भी अगर ये इनफाइनाइट साइज की रिंग हुई तो आपका जो नेट आंसर आएगा वो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सोच के देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर इसके सामने एक इनफाइनाइट दीवार हो, तो ये चार्ज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है उसकी आधी ही फील्ड लाइंस उस दीवार से क्रॉस कर रही होंगी ना, लेफ्ट वाली आधी क्या कर रही होंगी? क्रॉस नहीं कर रही होंगी। बात समझ रहे हो भाई? अगर इस चार्ज के सामने यहाँ पे इनफाइनाइट दीवार हो, तो ये चार्ज जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा, आधी तो उस दीवार से पास करेंगी, बाकी की आधी क्या करेंगी? नहीं पास करेंगी। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ये चार्ज जितनी भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, हाफ विल पास थ्रू इट, अदर हाफ विल नॉट पास? तो इसीलिए आंसर वहां पे जो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था वो ठीक ही आ रहा था ना फिर इसका मतलब। और जब रिंग का साइज छोटा होएगा तो ये बेचारा जितनी भी फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका कुछ हिस्सा ही पास कर रहा है, और वो कितना हिस्सा पास कर रहा है वो इस फॉर्मूले में निकाला हुआ हमने एक्चुअली। समझ में आया जी? अब ये जो हमने 6 क्वेश्चन पढ़ा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिला। ज्यादा कुछ हमें अब अगली क्लास में सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो धन्यवाद जी। सर थैंक यू सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कल की इक्विपोटेंशियल वाली फर्स्ट स्लाइड दिखा दो। लो जी, फर्स्ट दिखा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। सर और आज की लास्ट स्लाइड भी दिखा दो। लास्ट भूली थी यार, अभी तो यार क्या करता तू? अबे स्क्रीन दिख नहीं रही थी। सर हाँ जी सर जैसे जो हमने अभी स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, उसमें हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था वहां पे। ये 6 वाला क्वेश्चन कह रहे हो आप? हाँ जी। हाँ यस सर, लेकिन जो भी हमने स्फेयर वाला किया उसमें हमने कहा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। किसमें? इस वाले में जो ये सेकंड केस बना हुआ है। हाँ, चार्ज बाहर रखा हुआ है ना, देख ले। हाँ जी सर। सर उसमें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर से अप्लाई हो रहा था, उसमें और इसमें क्वेश्चन में मतलब बेसिक डिफरेंस कैसे आया कि उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया और इसमें नहीं आया?
मैं नहीं मतलब उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारा वो वेरिंग था। नहीं वो फर्क है ना एक्चुअली। यहाँ पे जितनी फील्ड लाइन सरफेस पे एंटर कर रही होंगी उतनी बाहर निकल रही हैं। दूसरे वाले केस में वहां तो सिर्फ बाहर ही निकल रही है ना, वहां एंटर कहाँ से कर रही है? मैं समझा नहीं एक्चुअली। लेफ्ट वाला जो डायग्राम है उसमें जब चार्ज की तुमने स्फीयर के अंदर रखा हुआ है तो स्फीयर के सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ बाहर निकल रही है। यस सर। लेकिन दूसरे वाले केस में एक जगह पे एंटर कर रही है और दूसरी जगह से बाहर निकल रही है। सर जो क्यूब वाला क्वेश्चन किया था उसमें एक फेज से एंटर हो रही थी और दूसरे फेज से बाहर निकल रही थी। हाँ पर वहां पे बिल्कुल सही बात है, बट वहां पे अगर आप देखोगे जो एंटर हो रही थी फील्ड और जो बाहर निकल रही थी वो बराबर नहीं थी ना बेटा, इसलिए वहां पे नेट फ्लक्स आ गई एक्चुअली। जो E1 और E2 है वो बराबर है। नहीं ऐसा यस सर ठीक एक है। और चीज है यहाँ पे, कोई देखो आप दोनों सिचुएशंस को ना मिक्स कर रहे हो, या तो आप उसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि जहां कहीं पे भी एंटरिंग और लीविंग आएगा वहां पे फ्लक्स जीरो हो जाना चाहिए। मतलब एंटरिंग और लीविंग जीरो तो तभी होएगा ना अगर फ्लक्स का अमाउंट सेम होएगा। यस सर यस सर। फ्लक्स का अमाउंट अगर सेम नहीं होएगा तो मैं आपको मैं चीज बताऊंगा, आप समझो जरा मेरी बात को। मैं समझा देना उसमें क्या बड़ी बात है। चलो तुम्हें समझाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान की रोशनी डालते हैं एक्चुअली। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पे ना एक बल्ब है। वैसे तो ये ना बल्ब जो है बेसिकली बल्ब नहीं बल्ब, तो बल्ब जो है वो सारी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली लाइट फैल रहा है। पर मैंने यहाँ पे एक एंगल सा डिफाइन कर लिया 3 डायमेंशनली जिसमें उसकी लाइट एनर्जी जा रही है। अब एक चीज बताऊं, मान लो कि मैं यहाँ पे एक एरिया लेता हूं, एक एरिया मैं यहाँ ले लेता हूं देखो, ठीक है, और एक एरिया मैं मान लो यहाँ ले लेता हूँ। क्या इन तीनों एरिया के थ्रू जितनी लाइट एनर्जी पर सेकंड जा रही है वो सेम है कि डिफरेंट है? बताओ। सर सेम ही होगी। सेम ही होगी एक्चुअली। तो इसका मतलब कि अगर मैं जैसे इनको ज्वाइन कर देता हूं, देखो A1 A2 को आपस में ऐसे, इस केस में ना, तो आप बोल सकते हो ना कि भी यहाँ पे जितनी लाइट एंटर कर रही थी उतनी A2 से बाहर निकल रही है, तो वो फिर नेट फ्लक्स क्या हो जाएगी आपके पास? जीरो हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है ना, नेट फ्लक्स विल बी यस सर जीरो। इस केस में जीरो हो जाएगी एक्चुअली। लेकिन पॉइंट ये है कि ये इस सिनेरियो में है ना एक्चुअली, जब आप एक चार्ज इस तरह से रख रहे हो, तो हमने जो ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है क्यू वाला, जो ये वाला है वो इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन है कि एक बॉडी जो है वो फ्लक्स जनरेट कर रही है और वो ऐसा हो गया एक्चुअली। अब आप दूसरी सिचुएशन लो, मे बी हाइपोथेटिकल टाइप से कुछ इस तरह की सिचुएशन ले लो, देखो आप, ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन ले लो कि ऑलरेडी ना यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सी लाइट पहले से एग्जिस्ट करती थी। यस सर। यूनिफॉर्म सी लाइट जो थी वो पहले से एग्जिस्ट करती थी। मे बी मान लो सनलाइट है बेसिकली, दिस इज सॉर्ट ऑफ सनलाइट। यस सर सनलाइट है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से मान लो थी लाइट टाइप की। आपने क्या किया कि बीचों बीच एक बल्ब रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये बल्ब ने क्या किया जी, अपनी लाइट प्रोड्यूस कर ली, इधर इधर ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे कर लीजिए, इसने अपनी लाइट प्रोड्यूस। यस सर। अब इसने अपनी लाइट प्रोड्यूस कर ली एक्चुअली, मान लो इस तरह से। हालांकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली गलत है, बट लेकिन आपके समझने के हिसाब ठीक ही है एक्चुअली। अब यहाँ पे ना मैंने ये सरफेस बना लिया एक्चुअली, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, इस सरफेस का जो राइट साइड वाला पोर्शन है ये वाला, यस सर, इसके थ्रू जो लाइट रेज बाहर निकल रही होंगी वो नंबर उनका ज्यादा नहीं हो गया होगा? क्योंकि बल्ब वाली भी यहाँ से बाहर निकल रही है और सनलाइट भी बाहर निकल रही है ना? यस सर, यस सर। लेकिन जो लेफ्ट वाला सरफेस है वहां पे सनलाइट एक किस्म से एंटर कर रही है लेकिन बल्ब वाली लाइनें बाहर निकल रही हैं, तो यहाँ पे एंटरिंग एक किस्म से कम हो गई। यस सर। वो कैंसिलेशन सा हो गया ना उन दोनों का इफेक्ट, मतलब राइट साइड में ऐड सा हो गया, लेफ्ट साइड में कैंसिल हो गया एक्चुअली। तो इसका मतलब अब आपकी नेट फ्लक्स जो है इस क्लोज सरफेस के थ्रू जीरो नहीं आएगी ना एक्चुअली। यस सर, मतलब जो स्क्वायर वाला केस था उसपे कोई भी चार्ज उसके अंदर हो सकता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है। होएगा ही होएगा, होएगा ही होएगा, होएगा। मेरे को सीधी सी बात है, अब तू उसको ना ऐसे सोच, अगर उस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारे चार्जेस कहाँ हैं? बाहर है। बाहर है। तो
इस लॉजिक के हिसाब से, इस वाले लॉजिक के हिसाब से उस क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए, पर 0 नहीं आ रही। तो इस लॉजिक के हिसाब से अंदर कोई ना कोई चार्ज जरूर होएगा। यस सर। यानी अगर किसी बंद कमरे के थ्रू नेट फ्लक्स आ रही है तो पक्का उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज, नेट चार्ज है। ठीक है यस जी, सर। यस सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, ओके बेटा जी। चलो जी, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब, है ना? ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, धन्यवाद जी।